कहाँ है तीनों बहनें? रानी माँ, उन तीनों को हमने महल के सभी तरफ ढूंढ लिया, लेकिन वो तीनों कहीं भी नहीं मिली। रानी परी अपनी 3 बेटियों के बारे में बात कर रही थी, तन्वी, रिद्धि और कनिका। ये तीनों बहनें परीलोक की राजकुमारी थी और स्वभाव से तीनों बड़ी ही चंचल थी। तीनों के पास बहुत ही खास जादुई शक्तियाँ थी, लेकिन उन तीनों के मन में एक इच्छा थी। उन्होंने उसको करने के लिए परीलोक का सबसे अहम नियम तोड़ा था। वो तीनों परीलोक से पृथ्वीलोक जाना चाहती थी। नहीं, तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं है। माँ, हम वादा करते हैं कि इंसानों के सामने हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें तो सिर्फ इंसानों के बीच जाकर देखना है, उनकी दुनिया देखनी है। आखिर हम जानना चाहते हैं कि वो लोग बिना जादू के कैसे रह सकते हैं। नहीं, बिना कोई शरारत किए तुम्हारा एक दिन नहीं बीतता है। और वैसे भी तुम लोग इंसानों के बारे में जानती ही क्या हो। भले ही उनके पास हमारी तरह जादुई शक्तियाँ ना हो, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत खतरनाक है। अगर किसी को भी तुम्हारी असलियत का पता चल गया तो पता नहीं वो लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वो हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे माँ, मान जाइए ना, बस एक दिन के लिए जाना है। नहीं, मैं तुम्हें इसकी इजाजत कभी नहीं दे सकती, समझी तुम तीनों। इतना कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। मैंने कहा था ना, माँ नहीं मानेगी। हमें उनसे बिना पूछे ही जाना पड़ेगा। अगर माँ को पता चल गया तो, और परीलोक का द्वारपाल भी हमें नहीं जाने देगा। द्वारपालों की चिंता आप मत करो दीदी, उनका इंतजाम मैं कर दूंगी। और माँ को कुछ पता न चले, इसका इंतजाम भी कनिका दीदी कर लेंगी। रिद्धि परी अपने जादू से प्रकृति को काबू में ला सकती थी। कनिका परी पल भर में ही किसी भी घाव को सही कर सकती थी और सबसे छोटी परी तन्वी पलक झपकती ही बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर सकती थी। कनिका परी ने सबसे पहले अपने जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रानी परी को गहरी नींद में सुला दिया। इसके बाद रिद्धि ने द्वारपालों को दीवार में कैद कर दिया। द्वारपालों की तरफ सर ही बाहर था, उनका शरीर दीवार के अंदर था। ऐसा मत कीजिए रिद्धि परी, रानी परी को पता चला तो गजब हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, माँ सो रही है, उनकी नींद खुलने से पहले हम वापस आ जाएंगे। जब तक तुम भी थोड़ा आराम कर लो। इतना कहकर तीनों बहनें परीलोक से बाहर आ जाती है और अपने जादू से पृथ्वीलोक पर पहुंच जाती है। वो तीनों अपना रूप बदल लेती है। वो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखने लगती है। उनके लिए वहाँ पर सब कुछ नया था। इंसानों को अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करता देख उनको बहुत अजीब लग रहा था। देखो तो जरा, एक दीवार बनाने के लिए ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं तो चुटकी बजाते ही एक महल खड़ा कर दूंगी। हाँ, वहाँ तो देखो, वो दोनों गर्मी से कितना परेशान हो रहे हैं। हमारे परीलोक में तो ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर मैं जो हूँ मौसम बदलने के लिए। वो तीनों बातें ही कर रही थी कि अचानक से उनके सामने एक बच्चा आता है। वो खेलते खेलते एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है। उसके हाथों में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में से बहुत ही खून बह रहा था। अरे अरे अरे, क्या हुआ बेटा? चल जल्दी से तुझे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। अरे, ये डॉक्टर क्या होता है? क्या वो मेरी तरह जादू करके इस बच्चे की चोट ठीक कर सकता है? चलो इनके पीछे चलकर देखते हैं। तीनों बहनें उस बच्चे का पीछा करती है। वो तीनों डॉक्टर के क्लिनिक में खिड़की से झांककर देख रही होती है। अरे, ये क्या कर रहे हैं? ये इंसान इसकी चोट पर क्या बांध रहा है? ऐसे थोड़ी ठीक होगी इस बच्चे की चोट। कनिका, ये लोग इंसान हैं, ये लोग हमारी तरह जादू नहीं कर सकते। जहाँ तीनों बहनें इंसानों के बीच में वक्त के बारे में भूल गई और वहीं दूसरी तरफ रानी परी भी जाग गई थी। नींद से जागते ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उन पर कोई जादू किया गया था। उन्होंने फौरन अपनी दासियों को बुलाया और तीनों बहनों को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन दासियों को भी तीनों परी कहीं नहीं मिली। इन तीनों ने इस बार हद पार कर दी है, मुझे इन तीनों को सजा देनी होगी। इतना कहकर रानी परी पृथ्वीलोक आ जाती है। इस वक्त वो तीनों बहनें इंसानों को अपने जादू से परेशान कर रही थी। तुम तीनों की हिम्मत कैसी हुई पृथ्वीलोक आने की? वो भी मेरे मना करने के बाद भी तुम यहाँ पर जादू कैसे कर सकती हो? रानी परी को वहाँ देखकर तीनों परियों के होश उड़ गए। वो तीनों तुरंत ही रानी परी से माफी मांगने लगी। माँ, हमें माफ कर दीजिए, हम बस कुछ ही देर के लिए यहाँ पर घूमने आए थे। अब हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब तुम गलती कर ही नहीं पाओगी। तुम इंसानों की दुनिया घूमना चाहती थी ना, तो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। अब तुम तीनों यहीं रहो हमेशा हमेशा के लिए। रानी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और तीनों बहनों की जादुई शक्तियाँ छीन लेती है, जिससे वो तीनों परी से साधारण इंसान बन जाती है।
रानी परी वापस परीलोक चली जाती है। लगता है हमने सही में इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी, वरना माँ हमें कभी भी इतनी बड़ी सजा नहीं देती। हाँ, अब हम भी साधारण इंसान की तरह हो गई हैं। अब हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं बची है, इसलिए हम चाहकर भी परीलोक नहीं लौट सकते। अब करना क्या है? इंसानों की तरह इंसानों के बीच ही रहना पड़ेगा हमें, और वो सब हमें इंसानों से ही सीखना होगा। तीनों बहनें काफी देर तक इधर उधर भटकती रहती है। भूख प्यास से उनका बुरा हाल था। वो तीनों थक हार कर एक जगह बैठ गई थी। तभी उन्हें सब्जी बेचने वाली एक बूढ़ी औरत मिली और वो बूढ़ी औरत उनसे बोली, क्या हुआ बेटी, तुम तीनों यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हो? तुम कहाँ पर रहती हो? हमारा घर बहुत दूर है, हम गलती से यहाँ पर आ गए, अब हम वापस नहीं जा सकते। अच्छा, तो तुम तीनों खो गई हो। तुम चिंता मत करो, तुम तीनों मेरे साथ चलो। जब तक तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढते ढूंढते नहीं आ जाते, तब तक तुम तीनों मेरे साथ रह लो। वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उस बूढ़ी औरत का नाम उर्मिला था। वो अकेली रहती थी और किसी तरह अपना गुजारा चला रही थी। वो बूढ़ी औरत उन तीनों को अपने साथ अपने घर ले गई। सड़क के किनारे छप्पड़ के नीचे वो बुढ़िया रहती थी। ये लो, तुम तीनों इसी में से मिल बांट कर खाना खा लो। कम है, लेकिन फिलहाल इतना ही है। कई साल पहले मैं भी अपने परिवार से ऐसे ही बिछड़ गई थी। मैंने बहुत इंतजार किया, लेकिन कोई भी मुझे लेने नहीं आया। तो उस दिन से मैंने सोच लिया, मुझे अपना पेट खुद ही कमाकर ही भरना होगा। बेटा, तुम तीनों भी हिम्मत मत हारो, काम ढूंढो, खुद कमाओ और खुद खाओ। लेकिन अम्मा, हमें तो कोई काम करना ही नहीं आता है। नहीं आता है तो सीख लो, यही इस दुनिया का दस्तूर है बेटी। उर्मिला अगले ही दिन से उन तीनों को सब्जियां उगाना सिखाती है। फिर उन सब्जियों को बाजार जाकर कैसे बेचना है वो भी सिखाती है। तीनों बहनों ने पहली बार देखा था इंसान अपना पेट भरने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। हम कितने गलत हैं। इंसान सचमुच बहुत मेहनत करते हैं। हमारे पास जादू था, इसलिए हमें कभी भी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन हम अब सब सीखेंगे और मेहनत करेंगे। ये बूढ़ी अम्मा मुझे माँ की याद दिलाती है, और देखो ये कितनी कमजोर और बीमार है, फिर भी ये सब्जियों का टोकरा लेकर घूमती रहती हैं। अगर हमारे पास जादू होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। खैर, अब हम यहाँ पर फंस गए हैं तो हमें कुछ तो करना ही होगा। चलो खेतों से सब्जियाँ लेकर आते हैं और उन्हें बाजार में बेचते हैं। तीनों बहनें पूरे मन से खेतों में से सब्जियां तोड़कर लाती है और कुछ ही दिनों में बहुत तेजी से काम सीख जाती है। वो तीनों उर्मिला को बाजार भी नहीं जाने देती थी, बल्कि अब उन तीनों ने सारा काम आपस में बांट लिया था। सच तो ये था कि अब उन्हें मेहनत करना अच्छा लग रहा था। इसके अलावा वो तीनों उर्मिला की खूब सेवा करती थी। जुग जुग जियो मेरी बच्चियों, भगवान ने पूरी जिंदगी संघर्ष करवाया, लेकिन तुम तीनों से मिलवाकर उस संघर्ष का इनाम भी दे दिया मुझे। बचपन में मैं सोचती थी कि परी कैसी होती होगी। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम तीनों ही परी हो। अम्मा, वैसे आप अगर परी की दुनिया में पहुंच गईं, तो आप क्या करोगी? खूब नाचूंगी और गाऊंगी। तुझे पता है, मैं बचपन में यही हमेशा सोचती थी कि मैं एक परी हूँ और एक परियों की दुनिया में घूम रही हूँ, लेकिन ये सब मेरा सपना था। उर्मिला की बात सुनकर तीनों बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती है। सब कुछ पटरी पर था। वो तीनों उर्मिला के साथ खुश रहने लगी थी, साथ ही उनका स्वभाव भी बिल्कुल बदल चुका था। फिर एक दिन रानी परी उनसे मिलने आती है। बस मेरी बच्चियों, तुम्हारी सजा पूरी हुई। तुमने यहाँ पर रहकर अपने अंदर काफी बदलाव किए हैं। मुझे खुशी है इस चीज की। इतना कहकर रानी परी अपनी तीनों बेटियों को शक्तियाँ वापस कर देती है। अब वो तीनों परीलोक वापस जा सकती थी, लेकिन उन तीनों को उर्मिला को अकेला छोड़कर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्या हुआ? अब किस बात का इंतजार है? माँ, हमें यहाँ पर एक और माँ मिली है। हम उन्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकते। रानी परी मुस्कुराकर उन तीनों की तरफ देखती है और फिर अपने जादू से उर्मिला को भी एक परी बना देती है। तीनों बहनों ने अपना जादू वापस पा लिया था और इंसानों की दुनिया भी बहुत अच्छे से देख ली थी। पर अब बारी थी उर्मिला के परीलोक जाने की। रानी परी और तीनों परियों के साथ उर्मिला भी परीलोक चली जाती है और उसका परीलोक में परी बनकर रहने का सपना पूरा हो जाता है।
और तीनों परियां अपने अपने घर वापस लौट आती है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। एक गांव में केशव नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वो दिन भर मेहनत करके चक्की चलाता था और गेहूं पीसता था। भैया ये लो, पूरे 10 किलो गेहूं है। ठीक है, शाम तक दे दूंगा। पूरे 60 रुपए लगेंगे। अरे बाप रे बाप, 60 रुपए? दीदी 1 किलो का केवल 6 ही रुपए ले रहा हूँ। मेरी मेहनत भी तो देखो। अच्छा ठीक है भैया, शाम को मैं आ जाऊंगी लेने। केशव मेहनत कर कर चक्की चला कर शाम होने से पहले ही सारा गेहूं पीस लेता है। आज तो बहुत थक गया। भगवान की कृपा से सारा काम जल्दी खत्म हो गया। आज तो घी वाली चपाती ही खाऊंगा। अब थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेता हूँ। अब अपनी चक्की को एक तरफ रखकर आराम करने लगता है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम। कि इतने में ही अचानक से जोरों की आंधी चलने लगती है। आंधी में केशव का सारा आटा उड़ जाता है और देखते ही देखते उसकी चक्की भी हवा में उड़ने लगती है। अरे अरे, मेरी चक्की हवा में कैसे उड़ रही है? अरे चक्की कहाँ जा रही हो तुम? ये हवा मेरी चक्की को कहाँ ले जा रही है? केशव हवा और चक्की के पीछे भागने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो केशव और हवा कोई खेल खेल रहे हो। रुक जाओ हवा, मेरी चक्की मुझे वापस कर दो। आसपास के सभी लोग केशव को देखकर हैरान थे। अरे ये केशव की चक्की हवा में कैसे उड़ रही है? कहीं ये कोई बवंडर तो नहीं या कोई ऊपरी शक्ति? अगर ऐसा है तो केशव को इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। केशव हवा और चक्की का पीछा करते करते एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया। वो पहाड़ी गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी थी, जिसकी चोटी बादलों को छू रही थी। आज तक कोई भी उस पहाड़ी की चोटी तक नहीं जा पाया था। केशव को अब एहसास भी नहीं था कि वो बादलों के बीच खड़ा था। अरे मैं तो बहुत थक गया, थोड़ी सांस ले लेता हूँ। कि तभी केशव की नजर आसपास के लहराते हुए बादलों पर जाती है और वो खुद को पहाड़ी की चोटी के ऊपर खड़ा पाता है। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं इतना ऊंचा पहाड़ नहीं पार कर सकता। और मेरी चक्की कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। मेरे आसपास तो बहुत सारे बादल हैं। केशव बादलों के पीछे अपनी चक्की को ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने के बाद वो बहुत थक जाता है, लेकिन उसे उसकी चक्की कहीं नहीं मिली। वो थक कर एक जगह बैठ जाता है। तभी एक बादल से आवाज आती है और उस बादल के साथ वो नटखट हवा भी थी, जो उसकी चक्की उड़ाकर वहाँ ले आई थी। मुझे माफ करना केशव, मेरी बेटी हवा जरा नटखट है। ये खेलते खेलते तुम्हारी चक्की को अपने साथ यहाँ ले आई। क्या कहा? बादल की बेटी हवा? और बादल बोल रहा है? ये मैं कौन सी दुनिया में आकर खड़ा हो गया, जहाँ हवा और बादल बात कर रहे हैं? हाँ केशव, मैं हवा की रानी और मेरे पिताजी बादलों के राजा हैं। मुझे माफ करना, तुम्हारी चक्की के साथ खेलते खेलते वो चक्की तो टूट गई। ये क्या किया है आपने? मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। पूरे दिन मेहनत करता हूँ ताकि रात को चैन से बैठकर 2 रोटी खा सकूँ, और मेरी रोजी रोटी का साधन मेरी चक्की ही थी। आज आटा बेचने वाला था, वो तो आपने पहले ही उड़ा दिया और अब चक्की भी नहीं रही। आज ना मुझे रोटी मिलेगी और ना कल रोटी खाने के लिए चक्की। मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैं उस चक्की के बदले में तुम्हें एक नई चक्की दे देता हूँ। तभी बादलों से एक बिजली निकलती है और वो बिजली एक चक्की का रूप ले लेती है। ये चक्की कोई मामूली चक्की नहीं है, ये चक्की जादुई नेकलेस की चक्की है। इस चक्की को तुम 3 बार घुमाकर जब भी बोलोगे, चक्की घुमाऊंगा कोने में, नेकलेस निकलेंगे सोने में। और मैंने तुम्हारे ग्राहकों का आटा उड़ा दिया, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई डब्बा देती हूँ। इस डब्बे को सामने रखकर तुम जब भी बोलोगे, डब्बा है रखा हुआ, आटा आ जाए पिसा हुआ, तुम जितना चाहो इस डब्बे से उतना आटा निकाल सकती हो। एक छोटे से नुकसान के बदले आप मुझे इतना बड़ा उपहार क्यों दे रहे हो? ये तुम्हारी मेहनत का फल है केशव। आज तक जितने लोगों ने भी मुझसे मदद मांगी, मैं कभी पीछे नहीं हटा, और मेरी बेटी की वजह से तुम्हारा तो नुकसान हुआ है, तो तुम्हारी मदद कैसे न करते। आज तक इस पहाड़ पर बहुत ही कम लोग आ पाए हैं। यह एक पवित्र पहाड़ी है, जिनके मन साफ होते हैं, केवल वही लोग यहाँ आ पाते हैं, और तुम तो बिना थके यहाँ पहुँच गए। मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा।
केशव जादुई डिब्बा और जादुई चक्की लेकर अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचकर केशव देखता है कि उसके घर के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन सारा आटा तो हवा में उड़ चुका था। पर अब केशव के पास जादुई डब्बा था, जिस डब्बे से वो जितना चाहे उतना आटा निकाल सकता था। गोमती सुबह केशव को आटा पीसने देकर गई थी। वो केशव को घर के बाहर से आता हुआ देख मन में कुछ सोचने लगती है। अभी थोड़ी ही देर पहले तो ये अपनी चक्की के पीछे भाग रहा था और इसके पूरे घर में आटा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। अगर हवा ने हमारा सारा आटा उड़ा दिया तो ये अभी हमें आटा देगा कैसे? और इसके हाथ में चमचमाती हुई चक्की और ये डब्बा कैसा? भाइयों बहनों, आप सभी का आटा पीस चुका है। बस आप कुछ देर रुक जाइए, मैं अभी लाता हूँ। दाल में कुछ काला जरूर है, मुझे जाकर देखना होगा। गोमती चुपके चुपके घर के पीछे वाली खिड़की के पास खड़ी हो जाती है और अंदर का नजारा देखने लगती है। तभी केशव वो डब्बा सामने रखकर मंत्र पढ़ने लगता है। डब्बा है रखा हुआ, आटा आ जाए पिसा हुआ। और मंत्र पढ़ते ही डब्बे में बहुत सारा आटा आ जाता है। ये चमत्कार देखते ही गोमती की आंखें खुली की खुली रह जाती है और केशव के घर से बाहर आने से पहले ही गोमती लोगों की भीड़ में आटा लेने के लिए खड़ी हो जाती है। सभी लोग अपने अपने हिस्से का आटा लेकर और उसके पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। उस समय गोमती भी अपने घर चली गई, लेकिन उसके दिमाग में कुछ खुराफाती खिचड़ी पक रही थी। मुझे कुछ भी करके केशव के घर से वो डब्बा लेकर ही आना होगा। एक बार वो डब्बा मेरे पास आ जाए तो मैं गांव भर में आटा बेचने का व्यापार शुरू कर लूंगी। ये कहती हुई गोमती केशव के घर की ओर निकल पड़ी और फिर से उसी खिड़की के पास खड़ी होकर उसके घर के अंदर झांकने लगी। इस बार वो देखती है कि केशव एक चक्की के सामने बैठकर मंत्र पढ़ रहा है। उनके दिए हुए इस चक्की का भी इस्तेमाल करके देख ही लेता हूँ। चक्की घुमाऊंगा कोने में, नेकलेस निकलेंगे सोने में। और इतना कहते ही चक्की में से सोने का नेकलेस निकलता है। ये देखकर उस गोमती के मन में और भी लालच बढ़ गया। केशव के सो जाने के बाद मैं इसका जादुई डिब्बा और जादुई चक्की दोनों ही चुरा लूंगी। थोड़ी देर बाद केशव हार को अलमारी में रखकर सो जाता है। गांव होने के कारण सभी लोग आंगन में सोया करते थे, लेकिन केशव अपने घर में ही दरवाजा खोलकर सोया करता था। गांव में कभी भी चोरी की वारदात सामने नहीं आई थी, इसलिए सबको सब पर भरोसा था। लेकिन उस गोमती ने इस भरोसे का फायदा उठाया और केशव की चक्की और डब्बा उठाकर फरार हो गई। अगली सुबह जब केशव उठा तब वो चक्की के स्थान पर चक्की और डब्बे के स्थान पर डब्बा नहीं पाता। अरे मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। मेरी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा भी अब चोरी हो गया। अब तो मैं भूखा मर जाऊंगा। ना ही नेकलेस की चक्की रही, ना आटे का डब्बा। केशव बस यही सोच रहा था कि जिस गांव में लोग एक दूसरे पर भरोसा कर कर अपने घर खुले छोड़कर आराम से सोते हैं, उस गांव में वो किस पर चोरी का इल्जाम लगाए। ना ही उसने जादुई डब्बे और ना ही जादुई चक्की के बारे में किसी से जिक्र किया था। इसके बावजूद भी सब चोरी हो गया। अब वो अपनी लाचारी पर केवल दुख मना रहा था। सुबह से शाम हो गई। केशव एक जगह चुपचाप बैठा रहा और थोड़ी देर बाद वही हवा उसके घर में घुस आई। हवा होने के कारण उसके घर का सारा सामान हवा में उड़ने लगा। हवा, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे घर से बाहर जाओ, मेरा घर उड़ने वाला है। तभी हवा फौरन घर से बाहर निकलती है और केशव भी अपने घर के बाहर आ जाता है। बस यही घर बचा है अब मेरे पास। आज तो तुमने उसे भी उड़ा दिया। मुझे माफ करना, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। कल रात जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तब मैंने एक औरत को तुम्हारी खिड़की पर खड़े हुए देखा और आज तुम्हारी चक्की गायब है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो जादुई चक्की उसी औरत ने चुराई है। कौन सी औरत? मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलती हूँ। नहीं रुको, मैं ही उसे तुम्हारे पास लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर हवा फौरन वहाँ से उड़ी और उस गोमती के घर पहुँची। उस समय गोमती जादुई चक्की से नेकलेस निकाल रही थी। तभी हवा गोमती और जादुई चक्की दोनों को साथ में उड़ाकर केशव के पास ले आती है। अरे अरे हवा, अरे मैं हवा में क्यों उड़ रही हूँ? पर मेरी चक्की, यह हवा इतनी तेज कैसे हो गई? तभी गोमती देखती है कि वो हवा उसे केशव के सामने लाकर खड़ा कर देती है।
केशव गोमती के साथ अपनी चक्की देखकर खुश और हैरान हो जाता है। आप तो वही है ना जो कल आटा लेने आई थी? आपने एक गरीब के साथ ऐसा क्यों किया दीदी? आप तो अच्छे से जानती हो कि मैं कितनी मेहनत करके 2 वक्त की रोटी खा पाता हूँ, और अब जब मेरा कुछ भला होने वाला है तब आपने मुझसे मेरी खुशियाँ छीन ली। इस गांव के लोग गाय की तरह सीधे हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन ये गांव ही मेरा परिवार है, और आपने मेरे घर चोरी कर ये साबित किया कि आप अपने घर में ही चोरी कर रही हो। केशव के दर्द भरी बातें गोमती के दिल पर असर करती है और उसे अब बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने सिर्फ लालच में आकर केशव के चक्की और डब्बा चुराया। तुम सही कह रहे हो भाई, तुम कई सालों से हमारे गांव वालों को मेहनत कर कर आटा पीस कर देते हो, और मेरे मन में तुम्हें ही देखकर लालच आ गया। मुझे माफ करना, मैं अभी तुम्हारा जादुई आटे का डब्बा भी तुम्हारे पास लेकर आती हूँ। माफी मांगने वाला बहुत बड़ा होता है दीदी। वो जादुई डब्बा आप रखिए, मुझे बस मेरी चक्की दे दीजिए। ये मुझे बादलों के राजा ने दी थी। तुमसे बात कर कर ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा भाई मिल गया हो। जादुई डब्बे का उपहार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप घर जाइए, रात बहुत हो रही है। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे पहली बार लिफ्ट लेने में ऐतराज हो रहा है। इस हादसे के बाद केशव को एक बहन और गोमती को एक भाई मिला। अब गोमती हर रक्षाबंधन पर केशव को राखी भी बांधती थी। इस तरह बादल के दिए हुए जादुई चक्की और हवा के दिए हुए जादुई डब्बे से केशव और गोमती दोनों ही आटे और नेकलेस का व्यापार करने लगे, और देखते ही देखते दोनों गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए।